ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। इस्लाम छोड़ने की कहानियां। इस सीरीज में मैं पुराने इंटरव्यूज को छोटा करके लाने की कोशिश करूंगा ताकि इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कम टाइम में कवर किया जा सके। ये चैनल किसी भी रिलीजन या संगठन की मदद से नहीं चलता है। इस नेक मुहिम में हमारा साथ दीजिए। इस चैनल की हर वीडियो पर पूरी एक टीम काम करती है और यूट्यूब से कोई खास अर्निंग नहीं होती। इस चैनल और मिशन को बनाए रखने के लिए आपकी रेगुलर मंथली सपोर्ट की जरूरत है। इस मिशन के एक सिपाही बनिए और गर्व महसूस करिए सदी के सबसे बड़े मिशन के सपोर्टर होने पर। बहुत बहुत स्वागत है मिस शाहीन जी आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी की तरह एक छोटा सा एक टेस्ट होता है जी, तो उसके लिए आप कुछ भी मुझे सुना सकती हैं, जो भी आपको सूरा याद हो, सूरा फातिहा, कुल आयतल कुर्सी, जो भी आपको याद है वो सुना दीजिए। हाँ, अभी तो काफी टाइम से तो याद करती नहीं हूँ तो कम ही याद है, लेकिन याद है, सुना देती हूँ मैं। जी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए खैर शो शुरू करते हैं। तो शाहीन जी, आप अपनी स्टोरी जो है बचपन से लेके अभी तक क्या कुछ आपने देखा समझा और क्या कुछ आपने ऑब्जर्व किया, उसके बेस पे आप अपनी स्टोरी बताएं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ना, लोगों के जगहों के नाम ना लें, ऐसी कोई बात ना बोलें जिससे आपकी आइडेंटिटी को खतरा हो। जी हाँ, तो मैं अपनी स्टोरी बताना चाहती हूँ कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड से स्टार्ट करती हूँ। जी। मेरा फैमिली बैकग्राउंड है कि जो मेरी जो फादर की जो फैमिली है वो इतना ज़्यादा उसमें इस्लामिक उसमें इन्वॉल्व नहीं है, और जो मदर की फैमिली, जो मेरा ननिहाल पक्ष है, वो थोड़ा इसमें इस्लाम में ज़्यादा उनकी मान्यता है। तो उधर से थोड़ा सा मिला है मदर की तरफ से। फादर की तरफ से कभी कोई किसी चीज़ में नहीं रहा, वो इतना किसी चीज़ इस्लाम को लेकर उन्होंने कभी प्रेशर नहीं डाला हमारे ऊपर कि आपको ये पढ़ना है, आपको ये सीखना है, आपको ये करना है। थोड़ा सा जो मदर है हमारी, उनकी तरफ से है। हालांकि मदर भी हमारी पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है मदर भी, बट वही है कि उन्होंने जो सीखा, जो उनका कल्चर था, जो उन्होंने देखा, जिसमें पली बड़ी, तो वही हमें भी सिखाया उन्होंने। लेकिन हमारे जो पापा थे, उनकी तरफ से किसी तरह का कभी कोई इस चीज़ को लेकर प्रेशर नहीं रहा। हाँ, उन्होंने जो दुनिया की पढ़ाई है उस पर ज़्यादा प्रेशर दिया हम पर। हम बहनें हैं, 3 बहनें हैं, तो हमें पढ़ाई पर ज़्यादा उन्होंने प्रेशर दिया। तो वही है कि छोटे थे बचपन में, जब मदर से तो भेजते ही हैं, तो हमें भी भेजा गया मदर से। जाते थे, छोटे थे, तो जब पेरेंट्स भेज रहे हैं, मदर का था, फादर का तो नहीं था कुछ भी प्रेशर, मदर का था, तो वो भेजती थी कि मदर से जाना है, पढ़ना है, हमें दुनिया के साथ साथ दीन की नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए। जी। तो जाते थे वहाँ पर पढ़ने। तो एक बार की बात है कि हम गए हुए थे पढ़ने, लेकिन उस वक्त जैसे उसमें मस्जिद में, मदरसे में कुरान खानी वगैरह भी करवाते हैं ना, तो वो कुरान खानी रखी हुई थी, तो सब बच्चे ऊपर बैठे हुए थे। अब मैं लेट हो गई पहुंचने में, ऐसे ही थे, 6-7 साल की थी मैं, तो चले जाते थे। ऐसे पढ़ना तो इतना कुछ खास आता नहीं था, पढ़ रहे थे लेकिन, तो चले गए। तो सब सर्दी का टाइम था, तो ऊपर बैठे हुए थे छत पर बच्चे धूप में, और वो जो मौलाना थे वो नीचे कमरे में थे। तो उन्होंने मुझे आते हुए देखा, तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया कमरे में। तो मैं चली गई, क्योंकि डेली पढ़ाते हैं जिनके पास, उन पर बच्चों को तो भरोसा होता ही है ना कि हाँ बच्चा है, बच्चा तो भरोसा करेगा ही, बच्चा थोड़ी ना कुछ समझता है। जब जिसके पास डेली जा रहा है वो, तो मैं उनके पास चली गई जी। अभी इतना कुछ समझती नहीं थी, 6-7 साल का बच्चा क्या समझेगा। तो वहाँ जाने के बाद देखा तो कमरे में उन्होंने तो अंधेरा कर रखा पूरा कमरा, और गेट और बंद कर दिया ऊपर से। अब वो थोड़ा सा एक रहता है कि घबराहट सी तो हो ही जाती है, बच्चा हो तो भी थोड़ा सा तो उसके मन में डर बैठ ही जाता है कि हो क्या रहा है। तो वही डर मुझे भी लगा, लेकिन बच्चा कह कुछ नहीं पाता उस वक्त,
क्योंकि उसे उसका जो बैकग्राउंड रहता है, उसका जो माहौल रहता है, अभी तो फिर भी इन चीज़ों को लेके अवेयरनेस आती जा रही है, लेकिन पहले कुछ अवेयरनेस नहीं थी। तो उस वक़्त मैं कुछ क्या मुझे करना क्या है, कहना क्या है, क्या करूँ मैं, कुछ नहीं समझ पाई। एकदम एकदम बच्चा एकदम वैसे हो जाता है कि बिल्कुल जैसे उसमें जान ही नहीं है। तो उसके बाद वो मौलाना की हरकतें गंदी स्टार्ट हो गई। उन्होंने बहुत गंदी-गंदी हरकतें स्टार्ट कर दी। उसके बाद वो करते रहे, मैं बैठी-बैठी मैं चुप, एकदम चुप, मैं कुछ ना कह पा रही हूँ, ना कर पा रही हूँ, ना कुछ समझ आ रहा है, मतलब एकदम वो हो गया, दिमाग सुन्न हो गया बिल्कुल। फिर उसके बाद अब बस ये है कि उसमें या तो थोड़ा-सा डर था उस मौलाना में, या थोड़ा-सा उसमें जो भी था, झिझक थी या क्या था, क्योंकि वो मदरसा जो था वो बस्ती के बीच में था। अब अगर वहाँ से मैं चिल्लाती, रोती, तो कोई भी लोग आराम से इज़िली सुन सकते थे वहाँ से। तो वो थोड़ा-सा उसको वो डर था या क्या हाँ, था, तो बस उसे डर ही रहा होगा इस बात का, क्योंकि आपने हाँ, बताया ना वो भाग भी नहीं सकता था, अगर वो इधर-उधर से भागता तो पकड़ा जाता। वो पकड़ा जाता है। क्योंकि जिस रूम में था उसमें 2 गेट थे, अब जो एक गेट था वो मदरसे की तरफ खुलता था और एक गेट था वो बस्ती में खुलता था। तो वो दोनों तरफ से नहीं भाग सकता था। तो हो सकता है, मैं जब भी अब सोचती हूँ, कभी भी दिमाग में आती है, तो यही सोचती हूँ कि उसे शायद डर ही रहा होगा कि उसने जितना बुरा वो कर सकता था उतना किया। बस वही है कि वह जो रेप वाली जो हरकत होती है कि आप वो कर सकते हैं, फिजिकली उसने मुझे अब्यूज किया, बट एक वो जो लास्ट सीन होता है वो उसने छोड़ दिया, बस वो नहीं कर पाया। अब वो उसमें डर था या क्या था, इंसानियत तो नहीं थी उसमें, नहीं, क्योंकि इंसानियत तो बिल्कुल नहीं थी। नहीं, होती इंसानियत तो वो ये सब भी नहीं करता। जिसमें इंसानियत होती है ना, वो इस तरह की हरकत कभी नहीं कर सकता। तो मुझे नहीं आइडिया था कि आगे क्या होने वाला है। मैंने अपनी मम्मी को बताया, मम्मी ने, मेरे मामू थे वहाँ पर, तो उनको बताया। तो मेरे मामू को बहुत तेज़ गुस्सा आ गया। उन्होंने 2-4 लोगों को साथ लिया और वो वहाँ से निकल गए। वहाँ पर मेरी नानी भी थी, नानी ने पूछा मम्मी से कि क्या हुआ? कैसे ये इतना गुस्से में गया? तो मेरी मम्मी ने नानी को भी बता दी। उसके बाद नानी कहने लगी कि क्यों बताया उसको, वो तो पहले ही गुस्से वाला है। मतलब उन्होंने ये, उनका ये कहना था कि नहीं बताना चाहिए था किसी को भी। बस मुझे उस वक़्त अच्छा। का ये याद है कि उनका ये कहना था कि नहीं बताना चाहिए था किसी को भी। अच्छा। ये कंसर्न था उनका। फिर मेरे मामू वहाँ गए और उन्होंने शायद मारा-पीटा भी उनको, उस मौलाना को मारा-पीटा भी, और फिर उसको रातों-रात वहाँ से भगा दिया। तो ये इससे ये है कि कभी किसी को अपने बच्चों को ना इतना तो समझाना ही चाहिए आज के टाइम में, या पहले के टाइम, अब तो पहले का तो गया, आने वाला टाइम है, तो बच्चों को इतना तो समझाना ही चाहिए कि गुड टच बैड टच, और एक बच्चों को इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या उनके, सुनना चाह हाँ। रहे हैं। अच्छा, ऐसा होता ये है, मैं थोड़ा-सा लोगों को बता दूँ कि जी। बच्चे का जो बिहेवियर होता है वो अचानक से चेंज हो जाता है जब उसके साथ में ऐसा कुछ होता है तो। तो वो आकर गुस्सा करेगा, अपनी बात नहीं बताएगा लेकिन वो कुछ गुस्सा करेगा और वो कुछ ऐसी हरकतें करेगा जो आपको अजीब लगें। तो ऐसे टाइम पर क्या करते हैं कि पेरेंट्स समझते नहीं हैं उस बात को और बच्चे की पिटाई कर देते हैं। और उस वक़्त से लेकर आज तक मुझे हाफ़िज़ मौलाना से इतनी नफ़रत है कि वो मुझे कहीं दिख जाते हैं ना, मुझे बहुत गंदे लगते हैं। हाफ़िज़ हो, मौलाना हो, मुझे बहुत नफ़रत हो गई इस वक़्त से उनसे। उनकी दाढ़ी दिखती है बड़ी-बड़ी, वो मतलब वो शो इतना करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। जी। लेकिन लेकिन वो होते नहीं हैं। उनके मन में क्या है, उनके अंदर क्या चल रहा है, वो बहुत गंदा चलता है। मैंने कुछ और भी देखे हैं। रिसेंटली 2-3 साल पहले एक हाफ़िज़ का है, तो उसने मेरी बहन से उस वो आया था, मेरी बहन से उसकी 1-2 बार बात हो गई, घर पे आ जाता था कभी-कभार पापा के साथ। तो वहाँ पर देखा तो उससे बहन से बात हुई, तो बहन ने सोचा सही होगा, क्योंकि उसे उसे नहीं पता था ना कि लोग कैसे होते हैं। तो उसने फिर उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की। मेरी जो छोटी सिस्टर है, उसको उस हाफ़िज़ ने अच्छा। ब्लैकमेल करने की कोशिश की। काफ़ी उसके वीडियो, फ़ोटोज़ एडिट कर दिए।
और अच्छा। उससे ब्लैकमेल करने की काफ़ी कोशिश की। तो बिल्कुल भी मतलब इन पर तो कहीं पर भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। बस ये है कि पहले मुझे हाँ, हम्म। इस्लाम को मैं फ़ॉलो इतना नहीं करती थी। बचपन से मैं इसको कोई इतना ख़ास, क्योंकि उस वक़्त की जो हरकत हुई थी, इस वक़्त के जो ज़हन में था, तो उसको लेकर मैंने इसको कभी इतना फ़ॉलो नहीं किया। बस वही कि फ़ैमिली में करते थे कि हाँ, नमाज़ पढ़नी है, रोज़े रखने हैं, कुरान पढ़नी है, तो पढ़ लेती थी। हाँ, रोज़े रख लेती थी, नमाज़ बहुत कम पढ़ती थी। रोज़े रख लेती थी, नमाज़ कम पढ़ती थी। टाइम भी नहीं मिल पाता था, स्टडी करनी है, फिर जॉब करनी है, तो उनके बीच में टाइम भी कम ही रहता था, तो वो भी कम ही किया। लेकिन वही है कि जो कहते हैं कि नहीं हमारा ही मज़हब बेस्ट है, हम ही बेस्ट हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, इंसानियत बेस्ट होती है। जो मुस्लिम समाज के लोग हैं हमारे, वो लोग हम्म। जॉब कितना कम करते हैं, नौकरी में बिल्कुल। कम है, वो कहीं भी जो है गिने-चुने नाम आते हैं। गिने चुने। कहीं भी कोई जी। नाम बताता है कि मुस्लिमों ने क्या किया, तो गिने-चुने नाम बता देते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम है, ये है, वो है, कुछ गिने-चुने नाम बता देते हैं। बाकी अदर हम्म। रिलीजन के हैं वो कितने होते हैं। तो जी। स्टडी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, लेकिन बिल्कुल। साइंस से कोई लेना देना ही नहीं है इस्लाम का। कहीं से कुछ लेना देना ही नहीं है, कहीं से कुछ अगर है तो कुछ साइंस का नया वो होता है आविष्कार, तो उसमें कह देते हैं ये तो कुरान में पहले से ही लिखा हुआ है। जी। तो प्रॉब्लम यही वही है। है, एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है। अब मेरे फादर ने एजुकेशन हमें दिलवाई। हम जो भी तीनों बहनें हैं, तो हमारी एजुकेशन पर हमारे फादर ने काफ़ी ध्यान दिया। अगर जैसे आपके घर वाले हैं, ठीक है, अगर ऐसी ही हाँ, सोच सभी की हो और ये कट्टरता ना हो मजहब को लेकर, तो कोई जरूरत ही नहीं है, हमारा तो चैनल चलाने की जरूरत नहीं है। अभी कल परसों के मैं बताता हूँ, किसी ने भी मुझे जी, भेजा था, एक न्यूज भेजी थी किसी ने बाकायदा। उसमें जी, कोई पाकिस्तान का कोई बंदा था और एक औरत जो पूरा मतलब बुरखे में थी, वो जा रही थी और वो पीछे से भाग के आया और आके उसने और पीछे से उसको ना अच्छे से जी। जकड़ लिया उसे पीछे से आके, फिर उसके बाद वो भाग गया। अब मुझे ये बताएं, इस न्यूज को देखकर आप लोग जो बहुत ज्यादा जिनको ये लगता है कि भैया बुरखे में औरत सेफ होती है, तो फिर वो क्यों सेफ नहीं थी? कि घर परिवार में रहे तब तक तो इतना कुछ और कुछ देखा नहीं, नहीं समझा, क्योंकि घर में तो वही कि हाँ, रोज़े आ गए तो रोज़े रखने हैं, नमाज़ें पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, बट मेरा इन सब में इंटरेस्ट इतना रहा नहीं। फिर मैं वहाँ से बाहर निकली, मुझे 5 साल करीब हो गए बाहर निकले हुए। तो मैं हम्म। बाहर जब आई तो मुझसे लोग क्वेश्चन करने लगे, जो मेरे स्टाफ मेंबर्स थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, तो वो मुझसे कुछ क्वेश्चंस करने लगे। तो उनके मुझे भी जवाब नहीं पता थे, क्योंकि ना तो कुरान का तर्जुमा पढ़ा घर पर, ना हदीसें पढ़ी। बस वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड जो हदीसें कुरान की आयतों का तर्जुमा ये आता था, तो कभी कभार वो पढ़ लेते थे। तो इतना ही पता था कि हाँ, इतना ही होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। मोहम्मद साहब हमारे हुजूर बहुत अच्छे थे, वो काफ़ी हम्म। अच्छे थे। उन्होंने इस्लाम के लिए ये किया, उन्होंने इस्लाम के खातिर अपनी जान दे दी। उनके रातों को रोते थे, उम्मत के लिए रातों रातों को बैठ बैठ के दुआएं करते थे और रोते थे। और जो उनकी उम्मत है सिर्फ वही हम्म। जन्नत में जाएगी। तो ये हम्म। सब ही सीखा था घर पर। तो अच्छा, सुबह बाहर ने हम लोगों ने कभी ऐसे सवाल नहीं करते जब वो कहते हैं ना कि रातों को बैठ बैठ के रो के दुआएं करते थे, लेकिन हमें हाँ, हदीस में मिलता है कि वो रात में अपनी 9 की 9 बीवियों के साथ पास जाते थे और सबके साथ में हम बिस्तरी करते थे एक ही रात में, एक उसके बाद में एक ही गुस्ल लेते थे। हालांकि उसमें गुस्ल का वो बताया गया है कि वो एक ही बार में अपनी सारी 9 की 9 वाइफ के पास जाते थे, फिर एक ही गुस्ल कर लिया करते थे। तो वो दुआएं कब करते थे मुझे ये समझ नहीं आता, अगर वो इन सब में बिजी रहते थे तो। दुआएं पता नहीं उनकी बीवियों से करवाते होंगे शायद। कि अब जाते हुए कह जाते थे। मेरी तरफ से अब तुम दुआएं पढ़ो, मेरी तरफ से तुम दुआएं करो। बोल के चले जाते होंगे, जिनका जिनके साथ में खत्म हो गया उनसे कह देते होंगे अब मैं जा रहा हूँ दूसरे के पास, आप दुआएं करो बैठ के। तुम दुआएं करो। तो ये सब नहीं पता था। फर्जी जब जी। घर में थे ना, तो ये सब नहीं पता था कि इतना इतना मतलब इतना
जो सोच कर भी फिर हंसी आएगी इन बातों पर। तो नहीं पता जी। था ये सब चीजें घर में। तो बाहर निकले वहां से, तो बाहर निकलने के बाद एक्चुअली मेरी शादी हो गई थी, तो मेरे हस्बैंड थे, तो वो भी काफी इसमें क्या कहते हैं इसको, इस्लाम के फॉलोअर थे। तो वो जो अच्छा। बताते थे कि नहीं ऐसा ऐसा ऐसा, तो लगता था कि काफी अच्छा है यार अपना। तो वो एक बार मुझे दरगाह लेकर गए। अब मेरा इंटरेस्ट नहीं था दरगाह में जाने में, तो मैं दरगाह गई। मैंने कहा चलो चलते हैं, लेकर जा रहे हैं तो वहां पर जाकर और वजू किए और फिर अंदर जाने लगे। मुझे बोलते हैं वजू कर लो, मैंने कहा मैं नहीं कर रही। तो उस बात पर वो वहां पर इतना गुस्सा हुए, इतना गुस्सा हुए। मैंने कहा ये कौन सी बात हो गई भाई गुस्सा करने वाली, मेरा अगर मन नहीं कर रहा है तो मैं जबरदस्ती से तो नहीं जाऊंगी ना, कि मेरा जो दिल नहीं कर रहा है। सवाल आते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं मन में, तो वो सवालों के जवाब देने की बजाय हमें चुप करवा दिया जाता है, आंखें दिखा दी जाती है, डरा दिया जाता है। तो वहां से निकलने के बाद फिर मैंने पूछा, लोग मुझसे सवाल करने लगे कि तुम्हारे हजरत ने वो हुजूर ने तो आयशा से शादी की थी, वो 6 साल की थी। मैंने कहा नहीं 6 साल की नहीं थी, वो तो हदीसों में गलत लिखने में आ गया, वो तो 18-19 साल की थी। मैं भी थोड़ा सा जो सीखा था ना वो करती थी कि नहीं वो तो ऐसा था, नहीं वो तो ऐसा था। और उन बातों को सुनकर मुझे भी थोड़ा सा गुस्सा सा आने लग जाता था कि नहीं यार ये तो गलत कह रहा है, ये अपने हुजूर के ऊपर कैसे उंगली उठा सकता है कोई। तो ऐसे कुछ सवाल थे कि हलाला होता है। मैंने कहा नहीं, हलाला तो आदमी को सजा दी जाती है। उस वक्त मैं इतना इतना मैं भी दिमाग नहीं लगाती थी, सच्ची बता रही हूँ कि मैं भी इतना नहीं दिमाग लगाती थी कि हलाला होता है। और अगर वो आप शोहर को किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकते, उनकी खिदमत करना ही करना है, आप थक रहे हो। तो मैं सोचती थी यार आप अगर ऑफिस से आए हैं, थके हुए हैं, आपको जरूरत है खिदमत की, लेकिन आप फिर भी खिदमत कर रहे हो सामने वाले की। जरूरत आपको है। और कोई आदमी घर बैठा है, बहुत से आदमी रहते हैं घर बैठे रहते हैं कि उनको, वो घर बैठे हैं, अगर औरत जा रही है कमा कर ला रही है तो भी वो घर बैठे की भी पूरी खिदमत करेगी। ये तो बिल्कुल, मतलब कुछ सवाल ऐसे हो जाते हैं कि जो जहन में आते हैं, लेकिन अब उनका जवाब कहाँ ढूंढें। क्योंकि किसी से पूछते हैं तो वो तो यही कि तुम शिर्क कर रहे हो, तुम इस्लाम के ऊपर कैसे उंगली उठा सकते हो, तुम इस्लाम के खिलाफ कैसे जा सकते हो। तो वही चीजें देखती थी। फिर मैं, जब लोगों ने मुझसे सवाल किए तो मैं उनका ऐसे जवाब देने लगी। फिर मेरे मन में ही ख्याल आया कि क्यों ना मैं खुद से इनका जवाब ढूंढूं, मैं खुद से कुरान का तर्जुमा वगैरह पढ़ूं, खुद से जवाब ढूंढूंगी मैं, तो ज्यादा बेहतर रहेगा ना कि लोग मुझे कहते हैं कि नहीं तुम गलत बता रहे हो, तुम सही नहीं बता रहे हो, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं। तो मैं कहती नहीं, मैं जो बता रही हूँ वही सही है। तो फिर उसके बाद मैंने जवाब ढूंढना स्टार्ट किए। अच्छा। मैंने कुरान का तर्जुमा पढ़ना स्टार्ट किया, तो उसमें एक वर्ड आया। तो मैं अपने फ्रेंड को बता रही थी तर्जुमा करके, पता नहीं कौन सी आयत है, मुझे आयतों के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन उसमें था कि औरत खेती है। हाँ। अब वो वर्ड मेरे मुंह से निकल गया कि औरत खेती है। अब वो जो मेरा फ्रेंड था वो सुन के वो हंसने लगा। वो, मैंने कहा ये क्या हुआ ये औरत खेती। और मैं खुद वहां पर कुछ नहीं बोल पाई, क्या बोलूं मैं, जब उसमें लिखा हुआ है तर्जुमे में कि औरत खेती है, इसे खेती की तरह जोतो। तो ये कौन सी बात है। तो फिर मेरा और क्यूरियोसिटी बढ़ी कि नहीं मैं और जानना चाहती हूँ अब इसके बारे में कि क्या है कैसे है। तो मैंने और जाना, तो वही आदमियों को ये मिलेगा, 72 पूरे मिलेंगी, और औरतें तो 2 जग में जाएंगी। औरतें तो उनके जस्ट बिकॉज उनको पीरियड्स होते हैं। तो एग्जैक्टली। तो क्योंकि अगर वो ये अपने मजहब में कम होती हैं। एक हदीस में आता है कि औरतें जो हैं वो अपने मजहब में भी कम होती हैं और अकल में भी कम होती हैं। तो किसी ने पूछा कि मजहब में क्यों कम होती हैं, कि क्योंकि उन्हें पीरियड आते हैं इसलिए वो मजहब में कम है, और अकल में इसलिए कम होती हैं क्योंकि नबी ने कह ही दिया था कि भाई इनकी गवाही आदि। तो इस तरह की हदीस हमें मिलती है। इस तरह की चीजें आती गई सामने। तो वो देखकर एकदम जो थोड़ा बहुत जहन में बचा भी था ना, तो सब कुछ उसको जानकर खत्म हो गया।
को बढ़ने की बजाय कि इस्लाम में मेरा रुझान बढ़ता, मैं उसको और ज़्यादा अच्छा मानती, बिल्कुल वो सब ख़त्म हो गया। तो 4-5 साल करीब हो गए इस बात को। तो आज मेरा बेटा भी है, तो मुझसे कोई पूछता है, कोई कहता है कि इसको नहीं पढ़ा रहे क्या, इसको मैं ये नहीं सिखा रहे इसको। मेरी मम्मी भी कहती है कि इसको तुम कुरान नहीं पढ़ा रहे, इसको नमाज़ें नहीं सिखा रहे, इसको ये नहीं सिखा रहे। अब मैं उनको तो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती, लेकिन यही है कि मैं उसको नहीं पढ़ा रही हूँ, कुछ भी नहीं सिखा रही हूँ। मैं बस इतना कहती हूँ कि इंसान की औलाद है, इंसान बन जाए वही मेरे लिए बहुत है। और मैं उसको यही कहती हूँ कि बेटा कभी किसी लड़की को एब्यूज मत करना, ना फिजिकली ना किसी भी तरह से, उसको गंदी नजर से देखना भी नहीं, बिल्कुल। अगर तूने ऐसा कर दिया तो फिर मैं तुझे घर से ही निकाल दूंगी। बहुत अच्छा। ये ऐसी शिक्षाएं हैं जो हर किसी को देनी चाहिए अपने बच्चों को। और जबकि मैंने ये देखा है कि मज़हब इस्लाम में जो दीन की तालीम दी जाती है ना, तो उसमें औरतों का स्टेटस इतना ज़्यादा गिरा के बच्चों को दिखाया जाता है, फिर वही उनकी मेंटेलिटी हो जाती है, और फिर आगे इसी तरह से पूरी कौम की जो औरतें होती हैं वो इसी तरह से फिर वो सफ़र करना पड़ता है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप पूरा ओरिजिनल इंटरव्यू सुनना चाहते हैं तो नीचे पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक करके मेरे इस बैकअप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सलामत रहें। इंसानियत हाफिज़।